यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल कट ऑफ कर पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में जब कोई इंसान सीएससी का कट ऑफ क्लियर करता है, आईएफओएस का कट ऑफ क्लियर करता है, और उसके साथ साथ 130 नंबर जब उसके प्रीलिम्स में आते हैं, तो ये अभूतपूर्व इसको कहा जा सकता है। अगर मैं इसको अभूतपूर्व भी कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि एक यशस्वी जायसवाल नाम का लड़का गावा में जाता है और शतक बना के आ जाता है। ये कुछ कुछ ऐसी ही बातें हैं। तो सुमित भाई हमारे साथ हैं। 130 मार्क्स उन्होंने इस बार स्कोर किया हुआ है इस बार के प्रीलिम्स में। और जनरल कट ऑफ से ये मतलब 40 नंबर ज़्यादा कह सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग ये समझेंगे कि कैसे उन्होंने ये फीट जो है ये हासिल किया, और क्या उनकी सोच थी एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान और एग्जाम के बाद। तो जाहिर है सोच थोड़ी सी बदलती है। मुझे याद है जब हम लोग का एक ग्रुप हुआ करता था। मैं था, सुमित भाई थे, और एक दो और दोस्त लोग थे, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था। और सी सेट पेपर, मेरा सेंटर थोड़ा दूर था पुणे में, तो मैं वहाँ से अपने फ्लैट पे लौट रहा था। और सुमित भाई ने उसी टाइम अपना एक एक आध, मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम में मैं फंसा था, 1 डेढ़ घंटे लगते थे मुझे पहुंचने में अपने फ्लैट पे। तो आज 1 घंटे के अंदर ही सुमित भाई ने कहीं से इनसाइट इनसाइट का आंसर की मिला के ग्रुप पे डाल दिया कि मैं 130 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे एकदम वो वाकया याद है जब उन्होंने ये मैसेज किया। मैं मतलब सच्चाई बता रहा हूँ, 1 डेढ़ मिनट तक तो मैं अपनी स्क्रीन को ऐसे देखते रहा। और जिस बस में मैं वापस लौट रहा था रोडवेज, मैं उसको मतलब अपने डेस्टिनेशन पे रुकना कहना भूल गया। और मैं थोड़ा सा आगे जाके मैं रुका। तो ये इस हद तक अनबिलीवेबल था ये। तो अभी मैं अपना मोनोलॉग थोड़ा सा बंद करता हूँ और सुमित भाई को हैंड ओवर करता हूँ। तो सुमित भाई, 130 नंबर, पहला ख्याल क्या क्या था जब आप आंसर की मिला रहे थे तो? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कृपा भाई। इतना मतलब कोई मतलब देखो देखिए, कुछ तो लक होता है। हम्म। बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ मतलब इससे कुछ चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एस्पायरेंट्स को, जो अभी लोग अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए। बाकी मैं मिला रहा था पेपर, इनसाइट आईएएस का शायद सबसे पहले किया आया हुआ था। तो मैंने मिलाया, फिर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, तो उस ग्रुप पे सब लोग डाल रहे थे, मतलब हम लोग दो तीन दोस्त, जैसा कृपा भाई ने बताया। हम्म। तो मेरा उस की से 132 बन रहा था। हम्म। तो मैंने 130 उसमें लिखा, फिर बाकी की से भी बाद में भी मिलाया मैंने। तो 128 से 135 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। और मार्कशीट जब भी आती है तो हम लोग वीडियो जरूर आपको दिखाएंगे उसका, बिना एडिट किए बिना एडिट किए। तो बिल्कुल। तो बिल्कुल वो बिना दिखाएंगे एडिट आपको किए, हम। और बिना ईडब्ल्यू बिना ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दिखाए। क्योंकि इन लोगों का पूरा मार्केट ही इसी बेस पर चल रहा है। ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ से प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, फिर एक इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, 5,000 लोग उसमें आ जाते हैं, 5,000 फीस रहती है, 5 × 5 25, 10⁻6 हो जाता है। तो यही चल रहा है आजकल मार्केट में। लेकिन हम लोग यहाँ ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं। तो हम लोगों ने बोला है हाँ अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ है, और कोई चीज़ नहीं है तो उसमें हम लोग जबरदस्ती की बातें नहीं करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आगे हाँ। डिस्कस और करें। हाँ, हाँ, बताइए सुमित। रही बात ये कि क्या फीलिंग रहती है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप 2023 में पहला अटेम्प्ट दे, डरते डरते 2 दिन पहले आप सोचे कि ना दूं क्या, छोड़ दूं क्या। उसके बाद आप 2023 के अटेम्प्ट में आपका 86 मार्क्स आए। उस बार भी कट ऑफ क्लियर हुआ, लेकिन उसके बाद उसके अगले ही अटेम्प्ट में 130 नंबर के आसपास आपके आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है ये एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्ट क्या हुआ इस बीच में, हम्म। एग्जैक्ट मैंने क्या किया। हालांकि मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हमने जो अलग किया, मैं और कृपा भाई हम दोनों साथ ही प्रिपेयर करते रहे हैं। मेंस में तो खैर साथ में रहे हुए हैं हम लोग, उसके पहले हम लोग ऑनलाइन साथ में कनेक्टेड रहे हैं। तो हमने जो जो प्रयास किए, जिसकी वजह से, और कृपा भाई के भी लगातार 3 बार फॉरेस्ट के कट ऑफ को क्लियर होने की वजह वजह क्या रही, और इनके गाइडेंस की वजह से और इनके इंस्ट्रक्शंस की वजह से, या इन्होंने जो मेथड डिवाइस किए थे, उन सबको हमने अप्लाई करा और कैसे 130 तक हमारा स्कोर पहुंचा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और पूरी स्ट्रेटेजी, कुछ तो हमने वीडियो बना भी दी है, और कुछ अभी जैसे जैसे प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा है, तो वो जो जो सीक्रेट वेपन्स हैं, जो नारायणास्त्र, हम्म। पशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र है, वो आपको जरूर देंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि इस वीडियो का थोड़ा बेसिक्स आउटलाइन हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में बातें करना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि
ना तो एग्जाम देने से पहले ना तो एग्जाम देने के वक्त ये एहसास होता है कि कोई बड़ी चीज हासिल जब आप कर रहे हो तो ये एहसास नहीं होता है कि ये संभव भी था। तो अभी आप हाइंड में देखते हुए क्या कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में है या किसी गांव देहात में बैठ के तैयारी कर रहा है, उसको आप क्या बताएंगे, क्या ये इज इट इवन पॉसिबल? अगर जो 2024 का प्रीलिम्स का जो भी डेट था, अगर उससे पहले कोई मुझसे पूछता कि क्या ये पॉसिबल है, या फिर बीइंग मोर प्रिसाइज क्या ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है, तो मैं शायद कहता कि नहीं। लेकिन अब जब ये हो गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पॉसिबल है, गिवन की सरकमस्टांसेस और प्रिपरेशन आपकी, मतलब आपके फेवर में आ जाए। प्रिपरेशन तो आप कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। कभी कभी सरकमस्टांसेस भी आपके फेवर में आ जाते हैं, जिसको भाग्य कह देते हैं हम लोग, लक कह देते हैं हम लोग, है ना। तो वो अगर आपके फेवर में आ जाए, तो और आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो भी एप्टीट्यूड है वहां पे काम कर जाए, आपका दिमाग बढ़िया काम कर रहा है एग्जाम हॉल में, तो मैं कहूंगा हाँ, बहुत आराम से पॉसिबल है। और 130 तो ठीक है, बहुत लोग 145 146 भी लेकर आते हैं, तो इट इज पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दिन पहले जैसा कि आपसे बात हुई थी एग्जाम के बाद, आपने बताया था बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे थे। इनफैक्ट हम लोग जब पीवाईक्यू डिस्कशन करते थे उसमें जब आपसे बात होती थी तो आप थोड़ा सा सहमे रहते थे प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि प्रीलिम्स का नेचर ऑफ एग्जाम ही ऐसा है कि कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन मैं तो हमेशा से ही आपको लेकर कॉन्फिडेंट था कि मतलब सिलेक्शन तो मतलब होना ही है प्रीलिम्स में। हम लोग ऑलरेडी रूम वूम देख चुके थे लखनऊ में, तो मुझे कोई शक नहीं था। आपको थोड़ा वो कह सकते हैं थोड़ी सी ह्यूमिलिटी थी आप में कि थोड़ा आप डाउट कर रहे थे। तो एक दिन पहले का वो सूरत हाल बताइए, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था और क्या कैसी वो रात गुजरी? जिंदगी में इतनी हार देखी कि अब लड़ाई पे जाने से पहले आपको लगता है कि कहीं अगली लड़ाई भी ना हार दी जाए, लेकिन दिलेरी से लड़ना चाहिए इंसान को। अब जहां तक कि नर्वसनेस और एंजाइटी वाली बात है, कुछ लोगों को अभी से भी एंजाइटी शुरू हो गई होगी, और धीरे धीरे विश्वास करिए कि एग्जाम तक ये बढ़ती रहेगी। एग्जाम के 5-6 दिन पहले तो आप इस थॉट प्रोसेस में जरूर जाओगे कि एग्जाम ये वाला अटेम्प्ट दूं कि स्किप कर दूं। बिल्कुल। यहीं पे लड़ाई, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। वो एक शेर है किसी शायर का कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो पहली लड़ाई आपको अपने आप से जीतनी है, वो नर्वसनेस, उस एंजाइटी, उस पे आपको विजय प्राप्त करना है। तो जाहिर सी बात है, मेरे साथ भी ये हुआ। एग्जाम के एक हफ्ते पहले से ही धीरे 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 नर्वसनेस आपके अंदर क्रीप इन करती है, और ये पीक कर जाती है एग्जाम के एक रात पहले। ऐसा कहा जाता है कि एग्जाम के एक रात पहले आप अच्छी नींद लेकर जाइए, दिमाग अच्छा काम करेगा। बिलीव मी, मैंने, मतलब मुझे बहुत नींद आई होगी तो 30 से 35 मिनट की नींद आई होगी, वो भी सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे नींद आई, और 5 सवा 5 पे मेरी नींद खुल गई थी। उसके बाद मुझे नींद नहीं लगी, रात भर मैं जागता रहा। और देर इज नथिंग टू हाइड, मतलब रिजिलियंट पर्सनालिटी है मेरी थोड़ी। लेकिन एग्जाम के एक रात पहले पैनिक अटैक्स भी आए हैं मुझे। अमूमन नहीं आते हैं, मुझे रिजल्ट में भी नहीं आएगा। अभी जो रिजल्ट आने वाला है ये इंटरव्यू के बाद, उसमें भी नहीं आएगा पैनिक अटैक, वो रिजल्ट खोलते हुए भी। बट प्रीलिम्स के एग्जाम के एक दिन पहले आया। मैं मम्मी के पास सोया हुआ था, मम्मी ने काफी, मतलब रात भर वो भी मेरे साथ जगी रही। तो ठीक है यार, पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी होती है एक दिन पहले। जो टॉप करने वाला है उसका भी माइंडसेट, और आप अगर फर्स्ट अटेम्प्टर हो आपका भी माइंडसेट एक जैसा होता है। लेकिन आपको पहले अपने आप से लड़ना है, और आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो एग्जाम के दिन पहले तो यही सब चलता है भाई, एंजाइटी वगैरह है। ये बिल्कुल। पार्ट ऑफ द हम्म। प्रोसेस है। और इससे इससे पहले कि मतलब हम लोग एक्चुअल पेपर की बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मतलब आप आधे घंटे सोए, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ क्या होता है कि वो 1 डेढ़ घंटे सोएंगे तो उस बात का गिल्ट उनके मन में आने लगेगा कि यार मैं तो 1 ही 2 घंटा मैं सोया हूँ, मैं तो एग्जाम में जाऊंगा तो मुझे नींद आने लगेगा, बहुत सारी चीजें सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो एक एक दिन तक बिना सोए वो रह सकता है। तो अगर आप दुर्भाग्यवश आप अगर 1 डेढ़ घंटे ही सो पाए पैनिक की वजह से या डिप्रेशन की वजह से, तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। आप मतलब उसको भूल जाइए, इट इज अ डन डील। अभी आप एग्जाम पर फोकस करिए और बहुत आराम से आपका आप अपना 100% देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, जैसा कि सुमित भाई के साथ हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि अगला पॉइंट हमारा ऑन द डे वाली बात ही हम करेंगे। तो सेंटर पहुंचने के बाद भी आप क्या सोच रहे थे कि रात में मैं सोया नहीं हूँ, अभी मैं मेरे साथ क्या होगा? सेंटर पहुंचने के बाद क्या हुआ? जैसा हम लोग अभी आपको बता रहे हैं ना, कि जैसे हमने एक फैक्ट, अभी कृपा भाई ने एक फैक्ट बोला कि ह्यूमन माइंड का जो उन्होंने साइंस बताया कि
एक दिन आप नहीं भी सोएंगे तो आपके माइंड की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से मुझसे भी किसी ने ये बात कही थी, एक सिलेक्टेड भैया हैं, उनकी काफी अच्छी रैंक रही है, टॉप 50 में है वो। तो उन्होंने मुझसे ये बात कही थी बहुत पहले कि ऐसा होता है कि एग्जाम के पहले नींद नहीं आती है, फिर कुछ लोगों को लगता है कि अब मुझे नींद नहीं आई तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे ये बात बोल दे कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी रात भर नहीं सो पाया था लेकिन मेरा एग्जाम अच्छा गया था, तो इस वीडियो बनाने का मतलब ही वही है। हम भी आपके वही भाई हैं जो जी। आपसे, देखो इस टाइम क्या है ना कि इस टाइम बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर दूं क्या, ये वाला अटेम्प्ट भैया पूरी तरह से तैयार नहीं है, भैया डर लग रहा है। आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, ये सारी चीजें हमारे साथ हुई हैं। आपको भी नई नींद आ रही होगी, हमें भी नींद नहीं आती थी। लेकिन यही एक फैक्ट अपने दिमाग में बैठा लो कि एंजाइटी के बाद अगर आप एक दिन पहले नहीं भी सोते हो तो भी अपने मन में गिल्ट मत रखो, इतना आपका कैपेसिटी है, इतना आपने पढ़ लिया, इतना आपने कर लिया है कि आपके हजारों रात जो जागे हो ना, इससे पहले सैकड़ों रात जो जागे हो, तो वो भारी पड़ जाएगा आपके उस एक एक आधे घंटे सोने वाले गिल्ट पे। तो इसके बारे में मत सोचो। अब बात करते हैं एग्जाम वाले दिन क्या होता है। यार एग्जाम वाले दिन ना, ट्राई टू कीप अ कूल, मतलब माहौल लाइट रखने का कोशिश करो। सुबह कुछ पढ़ो मत, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सोचो कि नेशनल पार्क याद कर ले, स्पेसीज याद कर ले, ये याद कर ले, कुछ नहीं, छोड़ दो, जो होना था हम्म। हो गया है। बात करो अपने, कोशिश करो कि साथ में किसी को अपने साथ सेंटर पे ले जाओ, किसी दोस्त को, उसके साथ हंसी मजाक करो, है ना। कूल रहो, फन करने की कोशिश करो, मजा लेने की कोशिश करो चीजों को देख के। कमेंट करो इन्विजिलेटर पे, कमेंट करो स्कूल सेंटर पे, कमेंट करो क्या घटिया सेंटर है, पंखा नहीं चल रहा है, बेकार मतलब है इस ना। इस एटीट्यूड के मैं साथ सेंटर पे जाओ कि लोग लोग देखकर तुमको बोले इस बंदे में किस बात का एटीट्यूड है। जैसा जाकिर खान हाँ हाँ, कहता है। इसमें किस बात है घमंड है भाई। हाँ, तो एग्जाम के दिन जितना अपने आप को कूल रखने के लिए रखने की और नॉर्मल रखने की कोशिश करोगे उतना बढ़िया होगा। तो मेरे हम्म। साथ भी यही हुआ एग्जाम में। मैं अपने भाई के साथ गया था एग्जाम देने, और काफी हंसी मजाक करते हुए जाते थे हम लोग। और एग्जाम सेंटर में गए, पहला एग्जाम हुआ। तो अभी क्या हुआ, पहले वाले एग्जाम में पेपर कैसा था, उसको कैसे मैंने अटेम्प्ट किया, वो बताएंगे कृपा भाई, आगे वाले स्लाइड में उसको रखे हुए हैं। लेकिन हम्म। मैं बताता हूँ उस दिन पूरा दिन क्या हुआ। पहला वाला पेपर दिया, निकला, फिर बहुत ज्यादा धूप था, और मेरा सेंटर ऐसी जगह पे था कि आसपास बैठने की कोई खास जगह भी नहीं थी, तो 2 घंटे धूप में बैठे। तो सीसैट से पहले पहले तबीयत भी खराब हो गई थोड़ी सी, और वो ये भी मान के चलो कि आपके साथ ये होगा, क्योंकि मई में पेपर होता है और बहुत गर्मी होती है, खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी होती है। तो सेकंड वाले में थोड़ा सा कम एफिशिएंट आदमी होता है, तो इसलिए आपको सीसैट की प्रैक्टिस करके जानी होगी। तो सीसैट ठीक ठाक हुआ, मतलब उसमें उसकी भी कहानी है, वो भी आगे बताएंगे। तो हाँ, वो दिन ऐसा ही होता है। ट्राई टू कीप द थिंग्स लाइट। बहुत सारी हम्म। प्रॉब्लमेटिक चीजें भी हो सकती है, जैसे जैसे कि बहुत गर्मी की वजह से हीट इश्यूज हो सकते हैं आपको, डिहाइड्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर लंच वगैरह आप किस तरह का करते हो उसकी वजह से आपको स्लीपी फील हो सकता है। बट ठीक है यार, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सबको नॉर्मल रखो, सब कुछ को एक आम दिन की तरह लो उसको। हाँ बिल्कुल। और हाँ, आम आम दिन की तरह उसको रखना है। नॉर्मल का, नॉर्मल कहने का मतलब एब नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करना है। इन्विजिलेटर से बात ही करिए, इन्विजिलेटर से झगड़ा मत करिए, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं और इन्विजिलेटरवा कभी कभी हरामी निकल जाता है। और वो जो है कि जबरदस्ती का वो, जैसे मुझे याद है मेरे मेरे रूम में क्या था कि उसने बोला कि पेपर पे सील नहीं लगा रहता है, यूपीएससी प्रीलिम्स के का जो बुकलेट होता है उस पे सील नहीं लगा होता है। तो उसने बोला था कोई खोलेगा नहीं, और वो पहले आगे ही बैठा था, और वो जो है कि पलट के देख लिया उसने। उसने 5 मिनट उसको खड़ा रखा। और मतलब वैसे तो इन्विजिलेटर हो सकता है कि ऐसे ना हो, सारे इन्विजिलेटर ऐसे ना हो, लेकिन क्या पता आपके साथ ऐसा हो जाए और वो 5 मिनट नहीं आपको 10 मिनट खड़ा कर दे। और 10 मिनट खड़ा करना इशू नहीं है, वो आपके माइंड में वो बात चलती रहेगी। अब अपना शुरुआत ही आपने ऐसे ढंग से कर दिया है कि आपका जो है कि आप पूरे 2 घंटे तक आप उस 10 मिनट के बारे में सोचेंगे कि यार 10 मिनट में मैं क्या क्या कर सकता था, और सीसेट में हो गया ऐसे तो बात ही खराब हो जाएगी। तो अब नॉर्मल मत रहिएगा, नॉर्मल रहिएगा, बात बात करिएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्विजिलेटर से झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। तो ये सब बातें हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं, अब थोड़ा पेपर की बात करते हैं, क्योंकि इस बार का पेपर एज कम्पेयर टू पिछले साल थोड़ा सा अलग पैटर्न पे था। तो सबसे पहले तो सुमित भाई से समझेंगे उनकी पेपर करने की स्ट्रेटजी, जो मॉक्स में रहती थी, जो पिछले अटेम्प्ट में रहती थी, क्या सेम स्ट्रेटजी उन्होंने इस अटेम्प्ट में फॉलो किया? क्या था उनका स्ट्रेटजी पेपर अटेम्प्ट करने का? एक मार्केट में एक बहुत सही चीज घूम रही है,
एक ना एक लोग ऊपर से एक स्ट्रेटेजी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि आप पेपर हॉल में जाओ, मुस्कुराओ पहले, फिर 5 मिनट पेपर को पलटो, मार्क करो कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे है, फिर ऐसे स्टार्ट करो वैसे स्टार्ट करो। नहीं, आप मॉक्स दो पहले 10 12, वहां से अपनी एक नेचुरल स्ट्रेटेजी आपकी डिवाइस होके आएगी जो आपके लिए परफेक्ट होगी। आप उस तरह से पेपर अटेम्प्ट करो, जो आपके लिए इफेक्टिव हो आप उस तरह से पेपर अटेम्प्ट करो। कई लोग ऐसा, इस ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये मुस्कुराने वाली स्ट्रेटेजी, इसमें बड़ा झोल है भाई। कई बिल्कुल। लोग ना, मेरे एक दो दोस्त हैं, वो मुस्कुराने के चक्कर में शुरू का 12 मिनट ले भी थे, और लास्ट में उनको पैनिक पैनिक होने लगा उनको, क्योंकि टाइम कम पड़ गया था गोला भरने के लिए। तो हम्म। नहीं, अपना स्ट्रेटेजी डिवाइस करो, प्रैक्टिस करके पहले से जाओ। अब मेरी हम्म। क्या स्ट्रेटेजी होती है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करता हूँ और ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ किसी भी क्वेश्चन पे। तो पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जो मुझे एकदम श्योर शॉट आते होते हैं। तो 1 पे गया, 1 मुझे आ रहा है, मैंने उसको टिक किया आगे बढ़ा, 2 मुझे आ रहा है, टिक किया आगे बढ़ा, और जो क्वेश्चन हो गया उसमें मैं उसके क्वेश्चन नंबर पे मैं एक टिक कर देता हूँ। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1 से 100 तक जाते जाते कि जिसमें मुझे 2 ऑप्शन में डाउट होता है, तो उसमें मैं एक सर्कल बना देता हूँ। कुछ ऑप्शन वैसे होते हैं कि जिसमें मुझे 3 ऑप्शन पे डाउट होता है, मतलब एक ही एलिमिनेट हो पाता है, तो उसमें मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ उस क्वेश्चन नंबर पे। और एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा होता है, मतलब चारों ऑप्शन में कुछ, मतलब दिमाग पता नहीं चलता क्या होगा इसका आंसर, उसपे मैं स्क्वायर बना देता हूँ। तो अब जब मैं एक आइट्रेशन कर लेता हूँ पेपर, तो मुझे पता चल जाता है कि कितने टिक हो गए हैं, कितने सर्कल हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं। यहाँ से आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा कि अगर टिक वाले क्वेश्चन ज्यादा हो गए मतलब अब पेपर आसान है, सर्कल अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब कि रिस्क लेना चाहिए, 50-50 का चांस है, सर्कल वाले सारे सॉल्व करने हैं। तो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी पेपर की क्या है ये आपकी होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बेसिक फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए। बाकी मुस्कुराने का मन करे तो मुस्कुराओ। हाँ भाई। हालांकि ये सब बात सुन के कुछ भक्त लोग को बुरा भी लग सकता है भाई, उनके भक्त लोग भी यहाँ बहुत होंगे। खैर, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की बात हो गई। अब मेरा भी जनरली यही रहता है, फ्रॉम 1 to 100 ही मैं अटेम्प्ट करता हूँ, और मैं भी एक दो तीन राउंड ही करता हूँ, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी आप बात करते हैं कि रिएक्शन क्या था आपका, क्योंकि रिलेटिवली इजी पेपर था, जो कि कॉमन एक नैरेटिव जो एग्जाम देने के बाद बाहर आया था कि सबको पेपर इजी लग रहा था। इजी इस लिहाज से लग रहा था कि जब वो अरे सिनेमा हॉल बोल रहा हूँ, एग्जाम हॉल से बाहर आए तो उनका नंबर 110 आ रहा था, जब वो ऑटो में बैठे तो उनका नंबर 100 हो गया, जब वो घर पहुंचे तो उनका नंबर 90 हो गया, और अगले दिन तो 80 हो गया। तो ये इजी पेपर लग रहा था। तो आपको ये सुमित भाई कैसा लगा, क्या ये पेपर इजी लगा, और क्या आपका रिएक्शन था पेपर को देख के? मुझे लगता है कुछ जादुई सा पेपर था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि पेपर देके सब खुश थे। हम्म। सबको लग रहा पेपर आसान था, और पेपर जबकि एक तरह से देखा जाए तो आसान नहीं था, ट्रिकी था थोड़ा, लेकिन हम्म। लग आसान रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने जब जीएस का पेपर दिया, जैसे मैं बता रहा था कि आपको आइट्रेशन मैं पेपर करता हूँ, तो जब मैंने पहला आइट्रेशन करा तो मेरे यार वो जो टिक वाले क्वेश्चन है ना, वो 55 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट वाले टिक हो गए। यार हम्म। मुझे लगा कि यार इतना तो कभी मॉक टेस्ट में भी नहीं हुआ, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हुए भी इतना कभी नहीं हुआ कि श्योर शॉर्ट 50 55 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर मतलब मैंने टोटल क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किए तो मुझे लगा कि अभी पेपर बहुत इजी है, और हम्म। कट ऑफ कम से कम 110 से ऊपर जाने वाला है। तो इतना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैंने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए पेपर में। और जब पेपर 1 दे के मैं निकला, तो मैंने कृपा भाई को फोन करा। मैंने कहा भाई हमके लगा था हम ओवर अटेम्प्ट कर लेने कहा। 95 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। मुझे लग रहा है मैं ओवर अटेम्प्ट कर दिया हूँ। इधर हम दीपा भाई इधर से 99 कह रहे हैं करके भाई बैठे थे, और मेरा पहला सेंटेंस मैं यही था कि भाई कैसनो पेपर आया 85, 85 से ऊपर तक कब्बो नहीं जाई। तो 85। दीपा भाई ने कहा कि मैंने 99 अटेम्प्ट कर दिया है। अब सोचे कि अब मुझे लग रहा था कि कट ऑफ 110 प्लस तो जानी ही जानी है, हम्म। इसीलिए मैंने ओवर अटेम्प्ट करा, क्योंकि मैं कभी भी 90 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करता हूँ या 85 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में भी सिर्फ 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। तो मुझे लगा कि मैंने पेपर ओवर अटेम्प्ट कर दिया है, तो थोड़ा डर सा लग रहा था। लेकिन फिर यहाँ इनसे से बात यहाँ की, से एक दो सुमित लोगों भाई से और एक बात बार की एक बात था। क्लियर होती है कि जैसे 23 में आपने 65 अटेम्प्ट किया, और वहां भी आपका लगभग 10 नंबर के मार्जिन से क्लियर हुआ, यहाँ तो लगभग 40 नंबर के मार्जिन से क्लियर हुआ। तो ये कोई श्योर शॉट, ये वो नहीं है कि आपको कम अटेम्प्ट करना है कि ज्यादा अटेम्प्ट करना है। आपको पेपर उसके मेरिट के आधार पर देखना है। आपको आसान लग रहा है और आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है थोड़ा सा और अटेम्प्ट करने का, तो आप अटेम्प्ट करिए, उसमें पहले से ही धारणा मत बना के जाइए।
तो ये है, मतलब दोनों तरीके से पेपर क्लियर होता है और बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। मतलब पेपर में क्वेश्चन, एक तो बड़ा सवाल होता है ना कि भैया कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। नहीं, ये पेपर आपको बताएगा कि आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 2023 का पेपर ऐसा था कि उसमें कम अटेम्प्ट करने लायक ही था, तो उसमें कम अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन हुआ। 2024 का पेपर आसान था और आपको अटेम्प्ट करना था ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन डुएबल थे, आपके हम्म। पढ़े हुए से क्वेश्चन आ रहे थे। तो वो पेपर आपको बताएगा कितना अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सब्जेक्ट्स का बात कर हाँ लेते भाई। हैं। कौन सा सब्जेक्ट इस साल आपको लगा कि थोड़ा सा, जैसे मुझे पर्सनली बताऊं तो पॉलिटी तो इस साल बहुत इजी लगा, डायरेक्ट पार्लियामेंट से 4-5 क्वेश्चन आ गए थे। इनफैक्ट पूरा पॉलिटी ही रिलेटिवली मुझे काफी इजी लगा। आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि आपको इजी लगे या फिर टफ लगे? मेरा जो पेपर का सेट था, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पहले थे। तो मैं जब क्वेश्चन वन से अटेम्प्ट करता हुआ जा रहा था, तो मुझे ज्योग्राफी काफी बढ़िया लगा। मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, डायरेक्ट उसमें दिख रहा था। वो एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन था, और वो एक कोरियोलिस फोर्स वाला क्वेश्चन था, तो हम्म। डायरेक्ट आप सब जो पढ़ते सीधा सीधा दिख रहा था वहां पे। तो मुझे ज्योग्राफी काफी आसान लगा। फिर मुझे पॉलिटी बहुत आसान लगी। इकोनॉमी भी ठीक लगा, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ स्टैटिक भी चीजें पूछी थी, कुछ डायनेमिक चीजें थी जो थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन इकोनॉमी 50-60% इकोनॉमी काफी आसान था। फिर हम्म। इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन सॉल्व हुए। साइंस एंड टेक भी बहुत बढ़िया लगा। तो मुझे लगा कि सारे सेगमेंट में ना, आप देखो तो कुछ आसान क्वेश्चन आए हुए थे, बस आपको उसको छांट के निकालना था। तो सारे सब्जेक्ट लगभग आसान थे, लेकिन ज्योग्राफी मुझे बहुत आसान लगा। हम्म। हाँ, तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि हम लोगों ने बात किया कि क्या आसान था क्या कठिन था। मतलब एक तो एक बात तो ये हो गई, पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आप पहले से ही सोच के आप ये अटेम्प्ट कर रहे थे कि इस बार फॉरेस्ट का कट ऑफ फोड़ना है, 130 नंबर पाना है, 140 नंबर पाना है, कि या यू आर गोइंग विद द फ्लो? मतलब किस तरह से आपने अटेम्प्ट किया कि इतने ज्यादा नंबर आ गए, अगर शॉर्ट में बताना हो तो? मुझे लगता है कि मैंने मार्क्स के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने ये सोचा कि इस पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो मैं घर जाके ये सोचूं कि यार ये मुझसे हो सकता था और एग्जाम में क्यों नहीं हुआ। हम्म। तो ये सोच के मैं पेपर कर रहा था कि जो करना है यही करना है, घर जाके रिग्रेट नहीं करना है। तो जितना हम्म। एलिमिनेशन लगाना है लगा लो, जितना आपको रिकॉल करना है कर लो, एक एक हाँ, क्वेश्चन पे जूझो और एक एक क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करो। बस मैं ये सोच रहा था। बिल्कुल। और पहले से मान के मत चलिए कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो जो आपने पढ़ा ना हो, उसको पहले से ही मान के मत चलिए कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, बाकी जो वेटरन्स होंगे ये तो कर लेंगे। नहीं है भाई, वेटरन को भी नहीं आ रहा है वो। वेटरन भी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन देख के वो जो है कि सोच रहा है कि ये क्या पूछ दिया। कोई भी क्वेश्चन वो जो पूछा था, कौन सा किताब का नाम, काव्य अलंकारा पूछा था, वो देख के भी वो वही सोच रहा है कि ये कहाँ से आ गया। और खास तौर पे आजकल के सिनेरियो में जब ओनली वन ओनली टू भी पूछ रहा है, तब तो वो असंभव हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो आप उसको मेरिट पर खेलिए, क्योंकि और यहाँ एलिमिनेशन लगेगा। अभ्यास का टेस्ट आप देंगे उसमें नहीं लगेगा। अभ्यास का टेस्ट कभी कहानी हम लोग बताएंगे। हमको याद है, मैंने अभ्यास का टेस्ट देना शुरू किया था। मैंने 25-30 क्वेश्चन दिया और मैंने उसको करना छोड़ दिया। सुमित भाई के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद से हम लोगों ने डिसाइड किया, नहीं भाई, अभ्यास से अभ्यास नहीं करना है, स्वयं अभ्यास करना है। तो फिर हम लोगों ने स्वयं अभ्यास करना शुरू किया, और लास्ट के 15 दिनों में हम लोगों ने पीवाईक्यूज डिस्कस करना शुरू किया। तो यही है, पेपर को उसको उसको उसके मेरिट पर खेलिए। और यहाँ मतलब आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उससे ही आंसर निकलेगा। भले ही अभ्यास और बाकी फुल एंड टेस्ट में जो आप बाजीराम वगैरह के देंगे, नाम वाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन खैर, वो जब देंगे तो आप उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको गलत आंसर पर पहुंचाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन यूपीएससी में वो आपको सही आंसर पर पहुंचाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप जो है कि पहले दिलेरी थोड़ा दिखाइए अटेम्प्ट करने में। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में 100 अटेम्प्ट करिए, लेकिन थोड़ा सा दिलेरी दिखाना पड़ेगा। थोड़ा बताइए सुमित भाई, थोड़ा दिलेरी दिखाना है कि नहीं? हाँ, दिलेरी दिखाना है, पेपर में दिखाना है, लेकिन यार एक जो विजन का जो प्रीलिम्स का अभ्यास आता है ना, मतलब मत करो। ठीक है, मैंने ये बस मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस है, बस ये बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम्म। करना है तो कर लो। मेरा एक्सपीरियंस है, 15 क्वेश्चन मैंने किए थे अभ्यास एक पहले के, और फिर मैंने छोड़ दिया था। बिल्कुल। फिर मैंने दूसरे टेस्ट सीरीज करे थे। तो जो करे थे वो बता देंगे बाद में कौन से टेस्ट सीरीज करने चाहिए, बाकी आप खुद देख लो आपको जो पसंद आ जाए। हम्म। लेकिन जो ऐसे टेस्ट सीरीज मत करो जो उनके मंथली मैगजीन से आड़े टेढ़े फैक्ट्स से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आते यूपीएससी में।
और ठीक है। मेरा तो जनरल तो रूल ये है कि हाँ। कोई भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज आपको बेची जा रही है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए वो रेड फ्लैग है। वहां से आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये अभ्यास के साथ भी यही होता है। बहुत सारे जो पॉश एरियाज में रहने वाले लोग अभ्यास को जाकर देते हैं, आप जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल कोई टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए, उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है। अब आप थोड़ा सा ये बताइए सुमित भाई, क्या पहले से ही हम लोग टारगेट कर सकते हैं? जैसे अभी तो आपने जैसे पहले स्लाइड में हम लोगों ने बात करी, यस इट इज पॉसिबल, 130 टाइप का स्कोर पॉसिबल है। तो क्या एक नॉर्मल एस्पिरेंट पहले से ही टारगेट करके जा सकता है 130? मुझे लगता है कि कोई भी स्कोर टारगेट करके एग्जाम में बैठना सुसाइडल हो सकता है, क्योंकि आप एक स्कोर टारगेट करके बैठ रहे हो और कट ऑफ तो फिक्स है नहीं ना। कट ऑफ तो 75 से 92 तक जा रहा है, 75 से 100 तक कट ऑफ जा रहा है। तो यार पेपर का लेवल क्या है, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आप वो छोड़ दोगे और आप जो मन में अपने टारगेट करके गए हो उसके हिसाब से अटेंड करने लग जाओगे। फिर आप क्वेश्चन गलत करोगे वहां पे प्रेशर में कि यार मेरा इतना नहीं पहुंच रहा है यार। अब आप मान लो 100 नंबर टारगेट करके गए हो और आप 75 76 नंबर का अटेम्प्ट कर लिए हो बढ़िया से, फिर आप उसको बढ़ाने के चक्कर में 100 ले जाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत करोगे तो 2023 जैसे प्रिलिम्स का कट ऑफ आपका क्लियर नहीं होगा, जिसमें 75 कट ऑफ गया था। हम्म। 76 पाते तो कट ऑफ क्लियर हो जाता। 100 नंबर टारगेट करके पहले से दिमाग में गए और पेपर को गलत तरीके से अटेम्प्ट कर दिया, वो 2-4 नंबर माइनस हुआ, आपका 72-73 हो गया, तो नहीं कट ऑफ क्लियर होगा ना। तो आप पेपर देखो, उसके पेपर के मेरिट के हिसाब से उसको जज करो और उसके साथ इंसाफ करो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलो। आपको कुछ टारगेट करना ही है तो आप अपने डेली रिवीजन को टारगेट करो, आप सिलेबस कंप्लीशन को टारगेट करो, आप सेक्शनल टेस्ट देने को टारगेट करो। कभी भी एग्जाम में मार्क्स को टारगेट करके मत जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुमित भाई ने बता दिया। ये अगला पॉइंट जो हमारा है, डूज तो क्या है ये तो बता दिया। थोड़ा डोंट्स की बात कर लेते हैं। जो जो पहली बात हमने बताई, ज़्यादा इन्विजिलेटर से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पेपर को उसके मेरिट पर देखना है। आप कुछ बताइए सुमित भाई, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए पेपर करते वक्त? पेपर सॉल्व करते वक्त क्या अवॉइड, ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी चाहिए पहली बात। हम्म। दूसरी बात, एक ये वाला थॉट अवॉइड करना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन में मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। कोई एक वर्ड आपको मिल गया और आप उसका अलग मीनिंग निकाल लिए, ऐसी चीजें नहीं करनी है। अब ये वाला स्किल कैसे अचीव करना है, ये अगर वीडियो के लास्ट तक आप लोग रुकोगे तो एक अच्छी अनाउंसमेंट है, वो हम आपको बताएंगे कि ये सब स्किल कैसे सीख सकते हो, वहां पे डूज एंड डोंट्स बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यही है कि मतलब अवॉइड करो नर्वसनेस, अवॉइड करो एंजाइटी, अवॉइड करो पेपर में किसी और की बरोड टेक्निक को लगाना, अवॉइड करो। आप बिल्कुल। प्रैक्टिस करके पहले से जाओ, वही टेक्निक लगाओ। हम्म। और हाँ, और जो आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखो। बिल्कुल। और कुछ लोग ये दिस करते हैं ना बिलीव कि को, हाँ। कुछ लोग ये करते हैं कि जैसे उन उन लोगों ने मान लीजिए पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार करिया, और पेपर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटी टफ आ गया, तो वो जो है कि पहले से ही जज कर लेते हैं खुद को, कि वो रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि अगले अटेम्प्ट में उन्हें क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार किया हो, लेकिन एग्जाम में जो है कि आर्ट एंड कल्चर बहुत आसान आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो आप उसको जो है कि किसी सब्जेक्ट से मोह मत लगाओ, कि मतलब पहले से ही सोच के जाओ कि ये सब्जेक्ट तो मेरा संकट मोचन बनेगा। ऐसा नहीं है। वो सब्जेक्ट कोई भी आपका संकट मोचन बन सकता है। किसी सब्जेक्ट से मोहब्बत हो ना हो, किसी सब्जेक्ट से नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नफरत वो आपको फिर बहुत बड़ा आपका नासूर बन जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें की जानी चाहिए। तो और बताइए सुमित भाई, लास्ट वीडियो के अंत तक हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या आप अनाउंसमेंट की बात कर रहे थे? हाँ मतलब ये जो स्किल सीखना है ना कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल यही है। दो तीन चीजें हैं, एक तो आपके पीवाईक्यूज जो हैं कवर्ड होने चाहिए। दूसरा, आपको यूपीएससी का जो लैंग्वेज है क्वेश्चन पूछने का, यूपीएससी का एक लहजा है सवाल पूछने का। जब भी आप किसी आदमी से बात करोगे ना, अगर उससे आप चैट कर रहे हो, किसी आपका कोई आपका पुराना दोस्त है, उससे आप रेगुलर चैट करते हो, कोई आपकी महिला मित्र है उससे आप रेगुलर चैट करते हो, एक दिन उसके ही नंबर से कोई और बंदा चैट करे ना, आपको 5 मिनट बात करके लग जाएगा कि वो सेम बंदा बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक लहजा है बात करने का। तो बिल्कुल। इसी तरह से ये कोचिंग सेंटर वाले जितने भी प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट बना लें, वो लहजा यूपीएससी वाला वो नहीं ले आ पाएंगे। तो आपको यूपीएससी का वो लहजा पकड़ना है, वो बात करने का तरीका, वो टोन पकड़ना है, यूपीएससी जैसे आपसे बात करती है क्वेश्चन पेपर में, उसके लिए पीवाईक्यूज करने होंगे। और हम हमारे प्रिपरेशन में जो हमने अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हमने दिए, 3 अटेम्प्ट कृपा भाई ने दिए, दो हम्म। अटेम्प्ट मैंने दिए हैं, आज तक हमारा किसी भी अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हो कि प्रीलिम्स क्लियर ना हुआ हो। इसकी एक वजह है कि पीवाईक्यूज से मोहब्बत। ओए। और हमने पीवाईक्यूज को अपनी रात रात भर दिए हमने,
एक एक सब्जेक्ट को रात रात भर देखिए डिस्कस किया है। तो अनाउंसमेंट यही है कि ये जो पीवाईक्यू डिस्कशन प्रोग्राम है, जिसमें नो डाउट कि सारे लोगों को नहीं एडमिट किया जा सकता है, क्योंकि जूम सेशंस होंगे और उसकी एक लिमिटेशन है, 100 लोगों को लिया जाएगा। तो हम प्लान कर रहे हैं ऐसे जूम सेशंस, जिन जूम सेशंस में 100 लोगों को हम लेंगे, उसकी कुछ क्राइटेरिया होगी, जो उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगा और उसमें हम रिवील करेंगे। तो उसमें हम सारे पिछले 10 साल के एक एक सब्जेक्ट के एक एक पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। आपको उसके आंसर्स ही नहीं बताएंगे, वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं, फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है, कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी के लैंग्वेज को कैसे समझना है, कीवर्ड एनालिसिस क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे लगती हैं, ये सब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और 100 लोग जो उसमें जुड़े रहेंगे, उनके क्रॉस क्वेश्चंस भी होंगे, उनके डाउट्स को भी एड्रेस किया जाएगा। और जो लोग इस 100 लोगों में नहीं आ पाते हैं, उनको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे सेशन यूट्यूब पे डाले जाएंगे। वो आपके लिए अवेलेबल होगा, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। अब इन इस दो देखिए, दो चीजें होनी चाहिए आपके पास कि आप इस टॉप 100 में आ सको। जो हमारा जूम का सेशन है, पहला कि आपके अंदर वो होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सेशन 6 6 घंटे के भी हो सकते हैं। ये पहले हम और कृपा भाई करते थे, ये हमने अपने हर अटेम्प्ट में ये काम किया है। रात में 11 बजे से सुबह 5 5 बजे तक हम डिस्कस करते थे पीवाईक्यूज। और ये 10 दिन तक चलता था, 10 दिन तक चलता था हर अटेम्प्ट के पहले। तो ये अब हम सबके 100 लोगों के साथ करेंगे। तो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, जल्दी आएगा, और उसमें हम बताएंगे कि कैसे आप इन टॉप 100 में आएंगे, इन 100 लोगों के सेशन में कैसे आप सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी कृपा भाई आप बताइए इसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल। कुछ। और ये जो 100 लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, वो 100 लोग कैसे इंक्लूड होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। और ये 100 लोग मान के चलें कि उनका प्रीलिम्स क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। और उन उन बहुत अच्छे से उनको ट्रेन किया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनको वो सब कुछ बताया जाएगा जो कि तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसा दे के लोग सीखते हैं और सीख नहीं पाते हैं, सिर्फ पैसा दे देते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो गैप्स को हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। एक सेपरेट वीडियो आएगा। इस वीडियो का मेन पर्पज यही था कि कैसे 130 टाइप का स्कोर भी असंभव नहीं है। तो आप इसको एम करिए और एजुकेशनल वीडियोस देखिए यार। मतलब हम लोग इतना मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, जो 3 वीडियोस में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री खत्म किया हुआ है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में पीटी खत्म किया हुआ है। उसका फायदा आप उठाइए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आपका कितना समय बताए बचाएगा। क्योंकि करंट अफेयर को लेके कितना बड़ा हवा बना रहता है मार्केट में, ये किसी से छुपी नहीं है ये बात। तो इसका आप जितना फायदा उठा सकते हैं, थोड़ा सेल्फिश बनिए। सेल्फिश बन के, और कुछ लोग को ये भी है ना कि 1.5 घंटे में कोई कैसे पीटी खत्म कर सकता है। यार उसमें मैंने समझाया हुआ है कि मैं अगर किसी टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, या उसको नॉट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो मैं क्यों नॉट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। तो आप उसका फायदा उठाइए। बाकी अगले वीडियोस में हम लोग ये बात करेंगे, जो हमारा प्लान है 100 लोगों का, उनको प्रोजेक्ट 100 कह सकते हैं। प्रोजेक्ट 100 को कैसे उसके मुकाम तक पहुंचाना है, ये हम लोग आपको बताएंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस सिर्फ ये डिस्कस करना था कि कैसे सुमित भाई ने 130 स्कोर किया और हम दोनों लोगों ने फॉरेस्ट कट ऑफ भी क्लियर किया। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही था। सुमित भाई, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स शॉर्ट में। पढ़ते रहो और जुड़े रहो, क्योंकि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जैसा कृपा भाई कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। आप लोग ठीक पढ़ाई है भाई, करते फिर रहिए। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई।